हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं पूरा का पूरा टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग का। सर, ये जो मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक है, इसमें से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम में 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन मिला के आप अपने एग्जाम में 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो रिवीजन लेक्चर्स है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। जो आप वीडियो में नोट्स देख रहे हो, अगर आपको इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे ये नोट्स की डिमांड कर सकते हो। सिंपली आपने वहां पे लिखना है मटेरियल कॉस्टिंग रिवीजन पीडीएफ, हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि कोई भी अगर वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं, अगर आपकी स्किप भी हो जाती है तो उसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट किया करते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। एमसीक्यू सीरीज वगैरह भी हम कंडक्ट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो ज्वाइन करना भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। सर, सबसे पहले इश्यू आता है कि ये मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मटेरियल जो होता है, इट इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, क्योंकि बिना मटेरियल के आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने की सोच भी नहीं सकते। एंड ऑफ कोर्स इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं सर, वन इज मटेरियल, वन इज लेबर, वन इज ओवरहेड। तो दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। ड्यू टू द अबाउट 2 रीजंस। कौन से 2 रीजन सर? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मटेरियल को लेकर, मटेरियल से रिलेटेड 2 पॉइंट को लेकर कंसर्न रहती है। एक तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर कि हमारे पास कभी भी मटेरियल की शॉर्टेज ना आए, और दूसरा मटेरियल की कॉस्ट कभी भी ज्यादा ना आए, क्योंकि अगर मटेरियल की शॉर्टेज आ जाएगी तो मेरा प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा। मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा आने का मतलब टोटल कॉस्ट ज्यादा आएगी प्रोडक्ट की, और मैं मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने में असक्षम रह सकता हूं। सिंपल सी बात है, कंपटीशन में मैं नहीं रह पाऊंगा, या तो मेरे सेलिंग प्राइसेस ज्यादा होंगे या मेरे को प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर द पर्पज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि सर मेरे पास मटेरियल की शॉर्टेज ना आए, हमेशा अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन यहां पे कुछ स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करती है, जिसको बोलते हैं मटेरियल स्टॉक लेवल। तो पहला पार्ट तो इस चैप्टर का यही होता है कि हमें मटेरियल स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना सीखना है। और दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द रॉ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्टिंग कम से कम आए मेरी, इसके लिए द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको आप प्यार से EOQ बोलते हो शॉर्ट में। तो सर, इस चैप्टर में मेनली 2 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक है मटेरियल स्टॉक लेवल का, और दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ऑर्गेनाइजेशन का जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, परचेज करने का सिस्टम होता है, दैट मे बी सेंट्रलाइज सिस्टम और इट मे बी डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो परचेजिंग इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्विजिट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट इकोनॉमिक प्राइस। सर, हम मटेरियल खरीदना चाहते हैं इकोनॉमिक प्राइसेस पे, ताकि हमारे लिए वो सस्ता भी हो। तो आप इसके लिए 2 सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम फॉलो कर सकते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, मतलब ब्रांचेज वगैरह सबके लिए आप एक साथ मटेरियल परचेज कर रहे हो, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है, हर ब्रांच अपना अपना मटेरियल खुद परचेज करे। Purchasing process in most of the organization is a centralized function because the advantages of a centralized purchasing outweigh its disadvantages. No doubt centralized के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, बट centralized के फायदे इतने ज्यादा होते हैं कि disadvantages ना के बराबर होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर पॉसिबल हो तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ परचेजिंग फॉलो करना चाहिए। सर, जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर में आपको मेन 2 टॉपिक देखने को मिलते हैं। एक है मटेरियल के स्टॉक लेवल्स का, और दूसरा है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहले मैं हमेशा डिस्कस किया करता हूं मटेरियल के स्टॉक लेवल्स के बारे में। सर, मटेरियल स्टॉक लेवल क्या इंडिकेट करते हैं, ध्यान देना। स्टॉक लेवल कि सर मैं मटेरियल का अपने पास किस तरीके से कितना स्टॉक रखूं ताकि मेरे पास मटेरियल की शॉर्टेज ना आए। तो मटेरियल स्टॉक लेवल इंडिकेट करते हैं, दीज स्टॉक लेवल इंडिकेट्स
हाउ मच, कितना, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन स्टोर, कि सर मैं अपने पास स्टोर में स्टॉक में कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रखूं ताकि ना तो मेरा मटेरियल कम हो लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए मेरे पास। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 तरीके के स्टॉक लेवल कैलकुलेट किया करती है। सर सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, चौथा एवरेज स्टॉक लेवल और पांचवा डेंजर लेवल। जिसमें एक एक करके अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टॉक लेवल आता है रीऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब वो स्टॉक लेवल जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा मटेरियल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। किसी एग्जांपल आप कहते हो सर मेरा 500 यूनिट का रीऑर्डर लेवल है, तो आपके पास जब स्टॉक में 500 यूनिट बच जाए तो आप दोबारा से मटेरियल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो सर इसका मतलब है इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक, कि सर स्टॉक में जब मेरे पास इतना मटेरियल बचेगा, इतना मतलब रीऑर्डर लेवल वाला मटेरियल बचेगा, एट विच द ऑर्गेनाइजेशन विल प्लेस ए न्यू ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। तो ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल और खरीदने के लिए नया ऑर्डर प्लेस कर देगी। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम। कंजम्पशन कह दो, यूसेज कह दो, एक ही बात है। ये जो लीड टाइम है, लीड टाइम का मतलब होता है सर जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया, से एग्जांपल आज आप 28 तारीख को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 28 जून को, और आपको मटेरियल रिसीव हो रहा है से एग्जांपल 30 जून को, तो सर ये बीच में 2 दिन का जो गैप है दैट इज नॉन एज लीड टाइम। तो लीड टाइम की डेफिनेशन ये होती है द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, से एग्जांपल मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 28 तारीख को, एंड रिसीविंग ऑफ दैट मटेरियल मेरे एग्जांपल में 30 को, इज नॉन एज लीड टाइम। तो इसके बीच का जो टाइम गैप है 2 दिन का, दैट इज नॉन एज लीड टाइम। तो यहां पे हमें मैक्सिमम कंजम्पशन लेना है, मैक्सिमम लीड टाइम गिवन है वो लेना है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर मिनिमम भी गिवन होगा, मैक्सिमम भी गिवन होगा। अगर आप रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम कंसीडर करने हैं। ये जो लीड टाइम है इसके कई नाम आपके सामने क्वेश्चंस में यूज किए जा सकते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन, इसको रीऑर्डर पीरियड भी बोला जाता है, इसको डिलीवरी पीरियड भी बोला जाता है, इसको सप्लाई पीरियड, प्रोक्योरमेंट टाइम और रिप्लेनिशमेंट टाइम भी बोला जाता है। तो सर लीड टाइम कह दो, रीऑर्डर पीरियड कह दो, डिलीवरी पीरियड कह दो, सप्लाई पीरियड कह दो, प्रोक्योरमेंट टाइम कह दो, चाहे रिप्लेनिशमेंट टाइम कह दो, एक ही बात है। सर इस पे एक एग्जांपल करवा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। पहला एग्जांपल देखो रीऑर्डर लेवल पे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम इज 4 वीक्स एंड 3 वीक्स रेस्पेक्टिवली। सर रीऑर्डर लेवल में आपको मैक्सिमम लीड टाइम लेना है 4 वीक्स। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वीकली कंजम्पशन इज 25 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, तो सर मुझे मैक्सिमम कंजम्पशन लेना है दैट इज 25 यूनिट। तो बताओ रीऑर्डर लेवल क्या होगा। सर सिंपल 25 यूनिट आपका मैक्सिमम कंजम्पशन है और 4 वीक आपका मैक्सिमम पीरियड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 100 विल बी योर आंसर, ए विल बी योर आंसर। प्रेजेंट कर दिया मैंने, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन था 25, मैक्सिमम लीड टाइम था 4 वीक, योर आंसर विल बी 100 यूनिट्स। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल। सेकंड अगर स्टॉक लेवल की तरफ बढ़े तो सर सेकंड स्टॉक लेवल आता है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। सर मिनिमम नाम से ही क्लियर है, कम से कम मैं कोशिश करूंगा अपने पास इतना स्टॉक रखूं, इससे कम नहीं जाने दूंगा। तो इट इंडिकेट्स द लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन इन स्टॉक। सर कम से कम इतना तो रखूंगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते वक्त, जो आपने अभी अभी रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया था, उसमें से माइनस कर देते हैं एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आपने अभी अभी ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख लिया। एवरेज कंजम्पशन, सर आपके पास क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन गिवन होगा, आपके पास क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन भी गिवन होगा, तो आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपको आपका एवरेज कंजम्पशन पता चल जाएगा। इसके अलावा कई बार आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं गिवन होंगे, तो आपको पूरे साल का कंजम्पशन गिवन होगा। तो पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल होगी, अगर उसको आप नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड्स इन ए ईयर से डिवाइड कर लोगे तो भी आपको आपका एवरेज कंजम्पशन पता चल जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड में डेज लिखोगे तो कंजम्पशन पर डे आ जाएगा, वीक्स लिखोगे तो कंजम्पशन पर वीक आ जाएगा, मंथ्स लिखोगे तो कंजम्पशन पर मंथ आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल में से आपको माइनस करना है ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। सर
अगर मुझे एवरेज लीड टाइम निकालना हो तो आपको क्वेश्चन में मिनिमम लीड टाइम बता दिया जाएगा, मैक्सिमम लीड टाइम बता दिया जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको आपका एवरेज लीड टाइम पता चल जाएगा। और एवरेज कंजम्पशन के लिए कई बार क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन वर्ड भी यूज होता है, एक और भी नाम इसका लिख दूं तो आप इसको जनरल कंजम्पशन भी बोल सकते हो। तो सर एवरेज कंजम्पशन कह दो, नॉर्मल कंजम्पशन कह दो, जनरल कंजम्पशन कह दो, एक ही बात है। इस पे भी सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मिनिमम स्टॉक लेवल के एप्लीकेशन का भी पता चल जाए। एग्जांपल देखो, फाइंड आउट द मिनिमम स्टॉक लेवल इफ कंजम्पशन है 70 से 100 यूनिट्स पर डे और डिलीवरी पीरियड आपका 2 से 6 दिन। तो सर मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसके लिए आपको पहले तो रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सर मैक्सिमम कंजम्पशन 100 यूनिट है, मैक्सिमम पीरियड 6 है, तो 100 इंटू 6 600 यूनिट तो आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, 600 यूनिट आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा माइनस एवरेज कंजम्पशन। सर कंजम्पशन है 70 और 100, 70 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 करोगे, एवरेज कंजम्पशन 85 यूनिट्स का आ जाएगा। एवरेज डिलीवरी पीरियड सर 2 और 6 दिन है, 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करोगे, 4 दिन का आपका एवरेज डिलीवरी पीरियड आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 260 डेज। कम से कम आप अपने पास 260 यूनिट्स मेंटेन करने की कोशिश करोगे। जब आपके पास 600 यूनिट होगी नया ऑर्डर प्लेस कर देना और 260 यूनिट आप अपने पास कम से कम मेंटेन करने की कोशिश करोगे। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ आरओएल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। सर मिनिमम स्टॉक लेवल के बाद तीसरा जो स्टॉक लेवल आता है दैट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दैट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सर नाम से ही क्लियर है, इससे ज्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगा क्योंकि ये क्वांटिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, तो इट इंडिकेट द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच मे बी मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन स्टॉक। सर ये ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है सर, रीऑर्डर लेवल जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया सबसे पहले। इसके अलावा आपको फिलहाल के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी बता दिया जाएगा। सर रीऑर्डर क्वांटिटी को ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोला जाता है। इसमें से माइनस करना आपको मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो सर मिनिमम कंजम्पशन आप देख रहे हो क्वेश्चन में गिवन होता है, मिनिमम लीड टाइम भी गिवन होता है। अब आपको रीऑर्डर क्वांटिटी भी बता दिया जाएगा, रीऑर्डर लेवल हम कैलकुलेट कर लेंगे, अकॉर्डिंगली मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सर रीऑर्डर क्वांटिटी शॉर्ट में आरओक्यू बोल देते हैं एंड इट इंडिकेट्स द ऑर्डर साइज। ये हमें ये बताता है कि जब मैं मटेरियल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूं तो कितनी क्वांटिटी का मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो इट इंडिकेट द ऑर्डर साइज, जो आप ऑर्डर देते हो मटेरियल खरीदने का वो कितना साइज है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है, विच इज प्लेस्ड एट, जो आप प्लेस करते हो आरओएल पे। सर हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल, ध्यान रखना कंफ्यूजन मत रखना, एक होता है रीऑर्डर लेवल, एक होता है रीऑर्डर पीरियड, एक होता है रीऑर्डर क्वांटिटी। सर रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जिसपे मैं नया ऑर्डर प्लेस करता हूं। जब आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो कितनी क्वांटिटी का करते हो उसको बोला जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी, और कितने दिन में आपको ये मटेरियल रिसीव हो जाएगा उसको बोला जाता है रीऑर्डर पीरियड। तो तीनों वर्ड अलग अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इसको शॉर्ट में ईओक्यू भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन मैक्सिमम स्टॉक लेवल के एप्लीकेशन पे भी हो जाए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए सर किस तरीके से हमें इसका एप्लीकेशन करना है। कैलकुलेट व्हाट कैलकुलेट, सर कैलकुलेट कर दो रीऑर्डर लेवल भी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी और मिनिमम स्टॉक लेवल भी, जो तीनों बताए हैं वो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल का नाम ए है, रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू आपको बता दिया है 3600 यूनिट्स है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपका 3 वीक्स का, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपका 5 वीक का। सर मैक्सिमम कंजम्पशन होगा मेरा 900 यूनिट का और मिनिमम कंजम्पशन होगा मेरा 300 का। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन 900 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 5, 900 इंटू 5 4500। सर सेकंड आप अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर रहे हो तो फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपने 4500 निकाल लिया, रीऑर्डर क्वांटिटी अपने पास 3600 गिवन है, माइनस कर दो मिनिमम कंजम्पशन गिवन है 300 और मिनिमम पीरियड है 3, तो 300 इंटू 3, सर ये आ जाएगा आपका 7200 यूनिट्स। और अगर आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है तो फॉर्मूला होता है आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सर आरओएल निकाला 4500,
एवरेज कंजम्पशन की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 900 है, मिनिमम 300 है, तो एवरेज आ जाएगा 300 प्लस 900 डिवाइड बाय 2, 600 इनटू एवरेज पीरियड आपको निकालना है तो 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 4 वीक। आंसर आ जाएगा आपका 2100 यूनिट। सर इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, जब आपके पास स्टॉक में 4500 यूनिट हो तब आप नया ऑर्डर प्लेस कर देना। कितनी यूनिट का? 3600 यूनिट का। ज्यादा से ज्यादा आप अपने पास 7200 रखोगे, इससे ज्यादा नहीं रखोगे, और कम से कम आप अपने पास 2100 यूनिट मेंटेन करने की कोशिश करोगे। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ आरओएल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। इसके बाद सर चौथा जो स्टॉक लेवल आता है हमारे पास, फोर्थ स्टॉक लेवल जो आता है, दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल। सर मेरे पास ना तो हमेशा मैक्सिमम मेंटेन हो सकता है, ना मेरे पास हमेशा मिनिमम, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। तो ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऑन एन एवरेज मैं अपने पास कितनी क्वांटिटी मेंटेन करता हूं स्टॉक में, दैट इज नॉन एज एवरेज स्टॉक लेवल। तो इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर। सर पूरे साल कितनी क्वांटिटी में मेंटेन करता हूं ऑन एन एवरेज, कभी कम कभी ज्यादा, तो ऑन एन एवरेज कितना बनता है पूरे साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नॉन एज एवरेज स्टॉक लेवल। सर एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल, आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया, मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपको आपका एवरेज स्टॉक लेवल पता चल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस में मिनिमम स्टॉक लेवल। सर ये दोनों फॉर्मूले का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से जब आप दोनों फॉर्मूला से आंसर कैलकुलेट करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर फ्रॉम अबाउट 2 फॉर्मूलाज मे बी डिफरेंट, बट बोथ आर कंसिडर्ड वैलिड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो बेटर लगे कि सर मैं ये अप्लाई करना चाहता हूं, आप दोनों में से अप्लाई कर सकते हो, बट फिर भी हम आपको बोलते हैं कि प्रेफरेंस जो है वो पहले फॉर्मूले को देकर चलो, क्योंकि पहला फॉर्मूला वैलिड है, रीजनेबल है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। हालांकि सेकंड भी रीजनेबल ही है, बट फिर भी हम पहले फॉर्मूले को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। अगर आप क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक निकाल रहे हो तो एवरेज पहले से ही निकालो, अगर नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट आपको एवरेज निकालना है, डेटा कुछ इस तरीके से है, तो आप अपना सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों से आंसर अलग लगाएंगे, लेकिन दोनों ही आंसर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड माने जाते हैं। सर इस पे भी एक क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि हमें इसकी भी क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल, इस पे भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एग्जांपल है मेरे पास एक, कैलकुलेट एवरेज स्टॉक लेवल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल ए एज गिवन बिलो। आप देखोगे तो मैंने डेटा सेम कॉपी पेस्ट किया है जो पिछले क्वेश्चन में था। सर रीऑर्डर क्वांटिटी 3600, यहां पे भी 3600 ही था, ठीक है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3 वीक्स का, वहां पे भी 3 था, मैक्सिमम 5 वीक्स, ये भी सेम है। मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट, मिनिमम कंजम्पशन 300 यूनिट। तो सर मैंने डेटा सेम कॉपी किया है जो पिछले एग्जांपल का था, ताकि मैं आपको इजीली केवल और केवल एवरेज स्टॉक लेवल का एप्लीकेशन करवा सकूं। तो सर हमने पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला था 7200 और मिनिमम निकाला था 2100, तो दोनों को ऐड करके जस्ट डिवाइड बाय 2 कर दो। 2100 इज द मिनिमम, 7200 इज द मैक्सिमम, डिवाइड बाय 2, 4650 यूनिट इज द आंसर। तो सर सेम एग्जांपल लिए मैंने ताकि हमें बार बार ये रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अगर आप चाहो तो इसमें आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ROQ प्लस में मिनिमम स्टॉक लेवल। मैं दिखा देता हूं आपको कि आंसर वेरी कैसे करते हैं। तो सर हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में आप देख सकते हो 3600 चल रही थी और आपने मिनिमम स्टॉक लेवल कितना निकाला था, 2100। तो सर यहां पे आप देख सकते हो इट विल कम 3900 यूनिट्स। तो नो डाउट दोनों से आंसर वेरी करेंगे, बट बोथ आर कंसिडर्ड वैलिड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर फिफ्थ और लास्ट जो स्टॉक लेवल आपका वो आता है आपका डेंजर लेवल। सर डेंजर लेवल वो सिचुएशन है जब हमें लगता है कि हमारे पास मटेरियल फिनिश ना हो जाए। सिंपल कहूं तो जब हम मिनिमम स्टॉक लेवल से भी नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारा मटेरियल कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं मान लो 2100 यूनिट मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल है और अब मेरे पास केवल 2099 यूनिट बची है, तो सर अभी थोड़ा ना डेंजर आ जाएगा, थोड़ा नीचे कंसीडर करके चलना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन एक डेंजर लेवल भी कैलकुलेट कर लेती है जहां पे वो हाई रेट पे करके भी मटेरियल को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। तो सर इट इंडिकेट द सिचुएशन
व्हेन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉल बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल। क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल के बारे में हमारा यह कहना है कि सर हम इससे कम नहीं जाने देंगे, बट कई बार हमारे सामने मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मटेरियल हमें रिसीव नहीं हो पा रहा किसी वजह से और हम कंजम्पशन करते जा रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉक लेवल है वो मिनिमम से भी नीचे चला जाता है। तो उस सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन डेंजर लेवल भी सेट करके चलती है। क्यों? एट दिस लेवल द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू परचेज द मटेरियल बाय पेइंग द हाई रेट। 2 रुपए वाला मटेरियल 2 रुपए 10 पैसे में मिल रहा है, लेकिन जल्दी मिल रहा है तो हम खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर मटेरियल खत्म हो गया तो सर 2 नुकसान होते हैं। एक तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने का मतलब माल नहीं बनेगा, माल बनेगा नहीं तो बेचोगे कैसे, बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे। और दूसरा, अगर आपने ऑर्डर एडवांस में लिए हुए हैं और आप उनको टाइमली पूरा नहीं कर पाओगे तो मार्केट में आपकी गुडविल भी खराब होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे हाई रेट पे करके भी मटेरियल को खरीदने के लिए तैयार रहती है, बट रीऑर्डर पीरियड जो है दैट शुड बी लेस देन द मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। लेकिन हाई रेट तभी दूंगा जब जल्दी से जल्दी मटेरियल मिले, और वो जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए सर, जो कम से कम रीऑर्डर पीरियड है उससे भी कम पीरियड में अगर मेरे को माल मिले तब फायदा है। मेरा जो नॉर्मल सप्लायर है वो कहता है कम से कम 4 दिन तो लगेंगे, तो मैं ज्यादा रेट पे करके तभी तो खरीदूंगा जब 3 दिन 2 दिन में और जल्दी मटेरियल मिले। तो इस टाइम पे हाई रेट पे करके खरीद लूंगा, बट पीरियड मिनिमम से भी कम होना चाहिए। इसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई इमरजेंसी लीड टाइम। तो अगर आपसे क्वेश्चन डेंजर लेवल कैलकुलेट करवाना चाहेगा तो मिनिमम लीड टाइम भी होगा, मैक्सिमम लीड टाइम भी होगा, एवरेज लीड टाइम भी होगा, उसके अलावा इमरजेंसी लीड टाइम भी होगा। एवरेज कंजम्पशन तो जो आप एवरेज कंजम्पशन पीछे ले रहे थे वही आपको कंसिडर करना है। सर इस पे भी एक एग्जांपल हो जाए, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए मटेरियल इज यूज्ड एज फॉलोज। मैक्सिमम कंजम्पशन है 12,000 यूनिट का, मिनिमम कंजम्पशन है 4,000 यूनिट का, नॉर्मल कंजम्पशन रहेगा 8,000 यूनिट का, रीऑर्डर क्वांटिटी रहेगी आपकी ROQ 48,000 यूनिट्स, मिनिमम डिलीवरी टाइम 4 वीक्स का रहेगा, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम आपका 6 वीक का, और क्वेश्चन आपसे डेंजर भी कैलकुलेट करवाएगा तो इमरजेंसी डिलीवरी टाइम भी है 3 वीक्स का। और अपने को जो मैंने 5 स्टॉक लेवल आपको बताए ये पांचों कैलकुलेट करने हैं सर, रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम, डेंजर और एवरेज स्टॉक लेवल। तो सर इस क्वेश्चन में सारा एप्लीकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सर मैक्सिमम कंजम्पशन 12,000, मैक्सिमम पीरियड 6, तो 12,000 इंटू 6 72,000 यूनिट आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। इसके बाद आप मिनिमम स्टॉक लेवल अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सर रीऑर्डर लेवल कॉपी कर लो 72,000, एवरेज कंजम्पशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मल कंजम्पशन के नाम से 8,000, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड की बात करें तो सर मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है, तो एवरेज आ जाएगा 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5, और आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा 32,000 यूनिट। थर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सर रीऑर्डर लेवल कॉपी करो 72,000, रीऑर्डर क्वांटिटी कॉपी करो क्वेश्चन से 48,000, माइनस मिनिमम कंजम्पशन हमारे पास गिवन है 4,000 यूनिट का और मिनिमम पीरियड है 4, तो 4,000 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे 1,04,000 यूनिट आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा। सर फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में डेंजर लेवल, फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई इमरजेंसी लीड टाइम। सर एवरेज कंजम्पशन है हमारा नॉर्मल कंजम्पशन 8,000 का और इमरजेंसी पीरियड है 3, तो 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। और फाइनली एवरेज स्टॉक लेवल, सर मिनिमम है 32,000, मैक्सिमम है 1,04,000, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे आपको आपका एवरेज स्टॉक लेवल पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 स्टॉक लेवल्स हैं जिन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्वेश्चन को एग्जाम में 5 से 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक की वेटेज के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपसे 4 से 5 तरीके के स्टॉक लेवल एग्जामिनर पूछ सकता है। हाँ जी, देखो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 टॉपिक है मेनली इसके अंदर, एक है स्टॉक लेवल 5 तरीके के, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल, वो 5 हमने देख लिए। सर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हम जो ये मटेरियल खरीद के ला रहे हैं
इसकी हमारे लिए कॉस्टिंग भी कम से कम होनी चाहिए। सर एक ऑर्गेनाइजेशन जब रॉ मटेरियल खरीद के लाती है तो उस रॉ मटेरियल की जो ऑर्डर की क्वांटिटी होती है, ऑर्डर की जो क्वांटिटी होती है, उस ऑर्डर की क्वांटिटी से रिलेटेड दो कॉस्ट होती है। एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो आप हर बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो इनकर होती है। एक होता है कैरिंग कॉस्ट, जब आप मटेरियल को अपने पास लाकर रखते हो तो रखने की जो कॉस्ट होती है, दैट इज नॉन एज कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों का इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि अगर क्वांटिटी का ऑर्डर साइज रखता हूं ज्यादा तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर कम प्लेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मटेरियल खरीद के लाता हूं तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा इनकर करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर ऑर्डर का साइज छोटा रखूंगा तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा प्लेस करने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर माल कम रखूंगा तो कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। तो होता क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का इनवर्स रिलेशन होता है, और जिस लेवल पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाती है बस उसी लेवल को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल दिया जाता है। तो ईओक्यू की डेफिनेशन क्या होती है, इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी इन एन ऑर्डर, कि सर एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मटेरियल की खरीद के लो, जिसको आप ऑर्डर साइज बोल सकते हो, जिसपे मेरी जो कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों का जो एडिशन हो वो कम से कम आए। ये मेरी जो कॉस्ट है, इनका एडिशन जो है वो कम से कम कॉस्ट हो मेरी। एंड जैसा कि मैंने कहा सर कम से कम कॉस्ट उस लेवल पे होती है जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाती है। तो एंड एट दिस ऑर्डर साइज मतलब ईओक्यू का जो ऑर्डर साइज है, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपकी इक्वल भी होती है। और इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको सजेस्ट किया गया, दैट इज ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AO अपॉन में C। सर जहां पे A इंडिकेट करता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, ध्यान देना कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, परचेज क्वांटिटी और कंजम्पशन क्वांटिटी अलग अलग होती है। 99% क्वेश्चन में कंजम्पशन क्वांटिटी एंड परचेज क्वांटिटी सेम, तो हम ये एनालाइज ही नहीं कर पाते कि सर हमें एनुअल कंजम्पशन लेना है यहाँ पे ए में या एनुअल परचेज क्वांटिटी लेनी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कंजम्पशन और परचेज क्वांटिटी डिफरेंट हो तो ध्यान देना यहाँ पे आपको परचेज क्वांटिटी कंसिडर करनी होती है। ओ का मतलब है यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की पूरे साल की, और अंडर रूट तो आप लोगों को यूज करना ही है, 2 कांस्टेंट है। सर यहाँ पे अगर कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट के अंदर यहाँ पे कई कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। तो कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड, इसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट हो गई, होल्डिंग कॉस्ट भी इसको बोल देते हैं, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी कवर्ड है, कोई स्क्रैप है वो भी कवर्ड है, इसमें ऑब्सोलिसेंस रेट भी कवर्ड है, जो ऑब्सोलीट हो जाता है मटेरियल वो भी इसके अंदर कवर्ड है। कई बार तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट गिवन होगी 2 रुपए 4 रुपए कुछ इस तरीके से, एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन कई बार आपके पास कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होगी, तो सर वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है, तो परसेंटेज में गिवन हो तो आपके पास क्वेश्चन में मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट होगी, उस पे वो कैरिंग कॉस्ट का परसेंट अप्लाई करके आप सी जो है वो अमाउंट में कैलकुलेट कर लेना, वो अमाउंट में आप कैलकुलेट कर लेना। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ईओक्यू कह दो चाहे रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू कह दो, एक ही बात है। तो सर ईओक्यू का फॉर्मूला अंडर रूट में 2AO अपॉन में C। इस पे एक एग्जांपल हो जाए तो आपको क्लैरिटी आ जाए किस तरीके से आपको इसका एप्लीकेशन करना है। देख लेते हैं एक एग्जांपल। ए कंपनी यूसेज 2500 यूनिट्स ऑफ ए मटेरियल पर मंथ लिखा हुआ है, ध्यान देना, लेकिन जो फॉर्मूला है वो कहता है मुझे एनुअल चाहिए। तो सर 2500 इंटू 12 कर लेना, आपको आपका एनुअल पता चल जाएगा। 2500 इंटू 12 सर 30,000 की क्वांटिटी आपको आपका ए पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 150 सर ओ पता चल गया आपको। एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपए की है। रीऑर्डर पीरियड जो है वो 4 से 8 वीक है सर। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 वीक, मैक्सिमम 8 वीक्स। मिनिमम कंजम्पशन जो मटेरियल का है वो रहेगा 100 यूनिट्स, वेयर एज एवरेज कंजम्पशन रहेगा 275 यूनिट्स का। ठीक है, मिनिमम है आपका 100 और एवरेज है 275। कैरिंग कॉस्ट आपको कंसीडर करनी है 20%, तो सर कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 20 रुपए। अगर आपकी कॉस्ट पर यूनिट है तो इसका 20% 4 रुपए आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन की पहली डिमांड तो आपको रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के बताना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के बताना है। सर अंडर रूट में 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, 2 इंटू 2500 इंटू 12 30,000 इंटू में ओ 150 डिवाइड बाई सी 20 रुपए का 20%। सर आपको आपका रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट पता चल जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन आपसे एक सेकंड रिक्वायरमेंट में रीऑर्डर लेवल भी जानना चाहता है, जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सर फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन है 100 और एवरेज कंजम्पशन है 275। तो आप एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला यूज कर लो, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाई 2। आपके पास एवरेज कंजम्पशन गिवन है 275, मिनिमम कंजम्पशन गिवन है 100, मैक्सिमम को आप x एज्यूम कर लो डिवाइड बाय 2 करके। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आपका x दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन पता चल जाएगा 450। सर क्वेश्चन में रीऑर्डर पीरियड हमारे पास गिवन है 4 से 8, तो मैक्सिमम विल बी 8 तो 3600 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पूरे साल में 30,000 यूनिट खरीदनी है तो आप कहना चाहते हो सर 1500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप एक ऑर्डर में 1500 यूनिट खरीद के लाओगे और पूरे साल में आपको 30,000 यूनिट खरीदनी है, तो मैं अगर कहूं नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ कि पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तो आप कहोगे सर ठीक है, एक ऑर्डर अगर 1500 का है तो 30,000 खरीदने के लिए 20 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हो 30,000 डिवाइड बाई 1500, मतलब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओक्यू या आरओक्यू। तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन ए पीरियड, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 30,000 डिवाइडेड बाई ईओक्यू अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1500, आपको आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल जाते हैं। सर इस पे भी एक एग्जांपल हो जाए तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स की क्लैरिटी भी आ जाए, साथ में ईओक्यू का एप्लीकेशन और हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस पर क्वार्टर। सर हमें बताना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, साथ में आपको बताना है एक क्वार्टर में कितने ऑर्डर प्लेस करने। क्वेश्चन है क्वार्टरली कंजम्पशन 2000 केजी है तो आपका ए आ जाएगा 2000 केजी। अगर क्वार्टरली है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो सर एनुअल होगा 8000। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ओ आपके पास गिवन है, एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपए और स्टोरेज कॉस्ट आपकी 80% है, तो 4 रुपए का 80% 3 रुपए 20 पैसा आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई कर लो ईओक्यू का, अंडर रूट में 2AO अपॉन में C, अंडर रूट में 2 इंटू सर 2000 की क्वांटिटी पर क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया तो ये आपका एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया, इंटू O है आपका 50 रुपीज और C है आपका 4 का 80%, आपको आपका ईओक्यू पता चल गया 500 यूनिट्स। सर आपको पूरे साल में तो 8000 यूनिट खरीदनी है, लेकिन क्वेश्चन ने यहां पे देखो क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्डर पर क्वार्टर। तो सर एक क्वार्टर में मेरे को 2000 यूनिट खरीदनी है, 2000 केजी माल खरीदना है और मैं एक ऑर्डर 500 का प्लेस करूंगा, तो सिंपल सी बात है एक क्वार्टर में आपको 4 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 2000 डिवाइड बाई 500, 4 ऑर्डर आपको एक क्वार्टर में प्लेस करने पड़ेंगे। तो सर इस तरीके से आप ईओक्यू के बेसिस पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने यहां पे कहा सर 4 ऑर्डर प्लेस करूंगा मैं, कब? एक क्वार्टर में। एक क्वार्टर की मैं बात करूं, एक क्वार्टर में सर 3 महीने होते हैं और 3 महीनों में अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो सर एक महीने में 30 दिन, तो 3 महीनों में 90 दिन। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर अप्रॉक्स 90 डेज में मुझे 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं। तो आपको अगर मैं पूछूं कि नॉर्मली दो ऑर्डर के बीच में क्या टाइम गैप रहेगा, तो आप कहोगे सर 90 दिन में अगर 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं तो अप्रॉक्स हर 22 से 23 दिन में ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो आती है टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, कि सर 2 ऑर्डर के बीच में ऑन एन एवरेज क्या टाइम गैप रहेगा, दैट इज ऑल्सो नॉन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, जिसका सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए ईयर। पीरियड्स आप डेज में लिख सकते हो, वीक्स में लिख सकते हो, मंथ्स में भी लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो भी आपने कैलकुलेट किए होंगे। तो सर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ पीरियड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इस पे भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए और साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर भी एप्लीकेशन समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखो। सर एनुअल कंजम्पशन है 4000 केजी, आपको सीधा सीधा ए बता दिया इस बारी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 5 रुपए, सर सीधा सीधा ओ बता दिया। मटेरियल की कॉस्ट 2 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 8% है, तो सर सी आ जाएगा आपका 2 रुपए का 8%, आई थिंक 16 पैसा। 2 का 8% इट विल बी 0.16।
क्वेश्चन की डिमांड है ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। सर ईओक्यू 2 इंटू 4000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.16, 2 इंटू 4000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 का 8%, सर 500 केजी आ गया। आपको पूरे साल में 4000 केजी खरीदना है, एक ऑर्डर आप 500 केजी का देने वाले हो, तो सर 8 ऑर्डर आपको प्लेस करने पड़ेंगे। अब आप अगर 12 महीनों में 8 ऑर्डर प्लेस करोगे तो सर हर 1.5 महीने से आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो बड़ी लॉजिकल सी कैलकुलेशन चल रही है। आपको अगर फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं भी है तो भी आप ये नंबर ऑफ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, ये सब कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सर इसके बाद बात आती है कि हम कहते हैं ईओक्यू की डेफिनेशन के टाइम पे कि हमारी टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट कम से कम होती है। तो हाउ टू कैलकुलेट टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट? क्यों? क्योंकि यहां पे जो आप ओ लेते हो ना, ये तो एक ऑर्डर का लेते हो, पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ी ना लिखते हो। तो सर पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालें? बड़ा सिंपल, आपको एक ऑर्डर की कॉस्ट पता है, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे जो आपने कैलकुलेट करने सीख लिए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। तो सर हाउ टू कैलकुलेट टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट? टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल, सर ए अपॉन में ऑर्डर साइज, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जब आपने इतना फॉर्मूला अप्लाई किया आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल गए। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ओ दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर बात करें टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट की, तो सर आपका एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस में मिनिमम स्टॉक लेवल। तो टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का नॉर्मली इतना ही फॉर्मूला यूज होता है, बट इसको पूरा लिख दूं मैं आपके लिए, तो सर हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आप अप्लाई कर सकते हो मिनिमम स्टॉक लेवल मल्टीप्लाई बाय सी। सर पूरा फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो पूरा फॉर्मूला यूज नहीं होता, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस है स्टडी मटेरियल में या एग्जाम में जो आते हैं उसमें इन क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल वगैरह होते ही नहीं है, जिसकी वजह से हम केवल और केवल इतना ही फॉर्मूला याद करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज। सर ये इतना फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आपका एवरेज स्टॉक लेवल पता चल जाता है, और एवरेज स्टॉक लेवल पे जैसे ही आप अपनी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अप्लाई करते हो आपको आपका टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट पता चल जाता है। सर एक टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट पे मेरे पास एग्जांपल है, अप्लाई कर लेते हैं। द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.6 पर यूनिट। सर एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट है 3 रुपए 60 पैसा एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट है 9000 रुपए पूरे साल में। सर टोटल कैरिंग कॉस्ट गिवन है 9000 रुपए और एक यूनिट की कॉस्ट दैट इज सी बी गिवन आपके पास। व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? कहते हैं ये ईओक्यू निकाल दो, बता दो ऑर्डर साइज क्या होगा फॉर मटेरियल एक्स इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्स। सर ये वाला पार्ट नहीं है, कहते हैं ये जो मिनिमम स्टॉक सेफ्टी स्टॉक की आप बात करते हो ये वाला पार्ट नहीं है। तो बस इतना ही तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज इनटू सी इज इक्वल टू टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सर निकाल लो, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट की जगह रख दो 9000 रुपए, 9000 रुपए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज इनटू सी रख दो 3 रुपए 60 पैसा। आप इजीली अपना ऑर्डर साइज कैलकुलेट कर लोगे, दैट विल कम 5000 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पे ऑर्डर साइज कैलकुलेट कर पा रहे हो। जरूरत पड़ेगी तो टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हो, जरूरत पड़े तो यहां से सी भी निकल सकता है। सिंपल कहूं तो सर इसमें 1 2 3 कंपोनेंट है, 2 आपको बता दिए जाएंगे, तीसरा आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सर ये जो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, इन दोनों का जब एडिशन किया जाता है, क्योंकि हम जब ईओक्यू की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम इसमें सम की बात करते हैं। हम कहते हैं सम मतलब एडिशन ऑफ टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मतलब आप इन दोनों को ऐड करने की बात कर रहे हो यहां पे। तो सर जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है इट इज नॉन एज रेलिवेंट कॉस्ट, इट इज नॉन एज रेलिवेंट कॉस्ट। इसको रेलिवेंट कॉस्ट भी बोलते हैं सर, इसको सिस्टम कॉस्ट भी बोलते हैं सर, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको साइंटिफिक
कॉस्ट भी बोलते हैं। सर इस रेलिवेंट कॉस्ट का यूज कैसे करेंगे हम? तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो ऑर्डर साइज है उस पे हमारी जो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट होती है उसका सम अप मिनिमम होता है। तो सर रेलिवेंट कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द सम ऑफ टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। मतलब अब आप ये भी कह सकते हो सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऑर्डर साइज पे आपकी रेलिवेंट कॉस्ट कम से कम होती है, क्योंकि ये जो है इसको आप सिंपली एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हो सर, इट इज रेलिवेंट कॉस्ट, राइट। तो सर हम कहते हैं ये कॉस्ट ईओक्यू पे कम से कम होगी। तो अगर आपने इस बात को प्रूव करना है तो मान लो आपका ईओक्यू है 5000 यूनिट, तो आप 5000 यूनिट्स पे भी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके देखो, रेलिवेंट कॉस्ट, और साथ में 5000 यूनिट्स के अलावा किसी और ऑर्डर साइज पे भी कॉस्ट कैलकुलेट करके देखो। अगर आपकी कॉस्ट 5000 यूनिट का जो ऑर्डर साइज है, ईओक्यू का जो ऑर्डर साइज है उस पे कम आती है, तो सर यू कैन से यस ईओक्यू की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। तो ईओक्यू की डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इट इज द कॉस्ट विच इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू नो हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। सर सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो ईओक्यू पे मेरी कॉस्ट कम आएगी, इसका मतलब ईओक्यू के अलावा अगर आप कुछ भी फॉलो करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम यहां पे जानना चाहते हैं कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी इफ द कंपनी डज नॉट फॉलो द ईओक्यू। अगर कंपनी ईओक्यू फॉलो नहीं करती है तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, वो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रेलिवेंट कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का सम अप शो करेंगे। सर एक क्वेश्चन में मैं आपको रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं, पहले कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। एक एग्जांपल देखो, अनुजा लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग्स पर एनम। सर आपको ए पता चल गया, दैट इज 24,000 यूनिट्स ऑन ए स्टेडी बेसिस, एक साथ नहीं करनी, धीरे 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 सप्लाई करनी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग, लेकिन पर मंथ लिखा हुआ है, जबकि हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर एनम लेनी होती है। तो सर अगर 10 पैसा पर मंथ है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे तो 1 रुपए 20 पैसा पर एनम आ जाएगा। एंड दैट द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹324। सर ओ पता चल गया 324। क्वेश्चन की पहली डिमांड तो यही होती है, व्हाट वुड बी द ईओक्यू फॉर बियरिंग। सर अंडर रूट में 2 इंटू ए है 24,000 इंटू ओ है आपका 324 डिवाइडेड बाई 1.2, आपका आंसर आ जाएगा 3600 बियरिंग। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड है रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। तो सर स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट बना दो। स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट में सबसे पहले आप टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट शो करोगे, फॉर्मूला लिखोगे ए अपॉन में ऑर्डर साइज इनटू में ओ। सर ए है मेरा 24,000 डिवाइड बाई मेरा ऑर्डर साइज है 3600 यूनिट का, इंटू ओ है मेरा 324, 2160 की कॉस्ट आएगी। और हम जब डेफिनेशन देख रहे थे ईओक्यू की, तो हम ये भी तो कह रहे थे सर ईओक्यू के लेवल पे टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल भी तो आएगी, इसका मतलब अगर आपकी टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2160 आई है तो ऑफ कोर्स आपकी टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी 2160 ही आएगी। फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज इंटू सी, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज 3600 इंटू सी है सर 1 रुपए 20 पैसा, इट विल बी 2160 और रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी 4320। ये मैंने आपको केवल रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताया, अभी कंपैरिजन नहीं किया। सर अगर कंपैरिजन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कंपैरिजन करना है और ये पता लगाना है कि सर कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ईओक्यू फॉलो ना करे तो सर इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले ईओक्यू पता होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा रेलेवेंट कॉस्ट का कंपैरेटिव फॉर्मेट में। जैसे ये सिंगल कॉलम में बनाया मैंने, पर्टिकुलर्स के बाद एक सिंगल कॉलम, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालनी है तो सिंगल कॉलम से थोड़ी ना बात बनेगी। सर ये 4320 से थोड़ी ना मैं बता सकता हूं एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है, जब तक एक दूसरे कॉलम में किसी दूसरे साइज पे और ये कॉस्ट ना कैलकुलेट कर लो।
तो हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट बनाएंगे कंपैरेटिव फॉर्मेट में। एक तो यही चलेगा ईओक्यू लेवल, और साथ में एक और लेवल चलेगा जो आपको क्वेश्चन बताएगा, जिसको आप अदर देन ईओक्यू बोल सकते हो, क्वेश्चन बताएगा। देन स्टेप 3 में जो भी ईओक्यू और अदर देन ईओक्यू पे आपकी रेलिवेंट कॉस्ट आएगी, उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज नॉन एज एक्स्ट्रा कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो नॉन एज लॉस। कई बार ऐसा भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है मैं ईओक्यू फॉलो नहीं कर रहा था लेकिन अब फॉलो करूंगा, तो बताओ अगर ईओक्यू फॉलो करूं तो कितनी सेविंग होगी। तो सर उस सिचुएशन में इसको सेविंग भी आप बोल सकते हो। सिंपल कहूं तो दोनों का डिफरेंस है कॉस्ट एट अदर देन ईओक्यू, उसमें से माइनस कर देना जो ईओक्यू के लेवल पे कॉस्ट आ रही होगी, दैट विल बी नॉन एज एक्स्ट्रा कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज लॉस। अगर सेविंग बोला गया है तो सेविंग भी आप इसी को बोल सकते हो। सर एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो, 7 मार्क्स के आसपास, 7-8। अंकुश लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट विच हैज ए मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट, लेकिन ये मंथली डिमांड 4000 यूनिट मटेरियल की नहीं है, ये प्रोडक्ट की है। तो सर प्रोडक्ट की डिमांड हो गई 4000 यूनिट्स मंथली है, तो 12 महीने में 48,000 यूनिट्स की डिमांड है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मटेरियल, एक कंपोनेंट एक्स की जरूरत है, विच इज परचेज्ड एट ₹20, जो कि आप 20 रुपए में खरीद सकते हो। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता चल गई 20 रुपए। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। सर अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए कंपोनेंट की भी एक ही यूनिट की जरूरत है। इसका मतलब अगर आप 4000 यूनिट्स बनाते हो मंथली, तो 12 महीने में 48,000 यूनिट्स बनाओगे प्रोडक्ट की, तो एक कंपोनेंट के हिसाब से मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी 48,000 यूनिट्स ही होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 रुपए पर ऑर्डर है और होल्डिंग कॉस्ट आपकी 10% की रहेगी। तो सर 10% किसका, मटेरियल की कॉस्ट का, तो 20 रुपए का 10% 2 रुपए पर यूनिट आपका कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले तो आपको ईओक्यू ही निकालना है। अंडर रूट में 2 इंटू ए आ जाएगा 48,000 इंटू ओ आ जाएगा 120 रुपए, डिवाइड बाई सी आ जाएगा आपका 2 रुपए। अकॉर्डिंगली ईओक्यू आ जाएगा 2400 यूनिट। सर ईओक्यू आपका 2400 यूनिट है। अब सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन कहता है इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट, मतलब आप कहते हो मैं 2400 यूनिट खरीदना चाहता हूं, लेकिन सप्लायर कहता है मिनिमम टू मिनिमम हम तो 4,000 यूनिट्स ही बेचते हैं। आपकी मजबूरी है 4,000 यूनिट से कम मिल ही नहीं रही, तो आपको 4,000 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। तो बताओ कंपनी को कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो सर इसके लिए आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट बनाना पड़ेगा 3 कॉलम। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स रहेगा, दूसरे में आप ईओक्यू की क्वांटिटी कंसीडर करोगे 2400, और तीसरे में आप जो क्वेश्चन में 4000 यूनिट का ऑर्डर साइज है वो कंसीडर करोगे। सबसे पहले आप टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हो, फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज इनटू ओ। सर ए हमारा 48,000 यूनिट रहेगा, डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज पहले कॉलम के हिसाब से 2400 मल्टीप्लाई बाय ओ 120, सर 2400 रुपए आ जाएगा। यही अगर मैं 48,000 यूनिट जो खरीदनी है वो 4,000 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करूं, तो सर 12 ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो 120 रुपए के हिसाब से 1440 की कॉस्ट आएगी। तो आप देख सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो सेविंग है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट निकालोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई ऑर्डर साइज इंटू सी, 1/2 मल्टीप्लाई ऑर्डर साइज है सर 2400 इंटू सी, आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हो 2 रुपए, तो सर ये तो 2400 ही आना है, क्योंकि ईओक्यू के लेवल पे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है। अदर देन ईओक्यू पे देख लो 1/2 मल्टीप्लाई ऑर्डर का साइज यहाँ पे 4000 चलेगा, इंटू सी आपका 2 रुपए है ही, तो ये आ जाएगा आपका 4000 रुपए। तो आप देख सकते हो कैरिंग कॉस्ट जो है वो अदर देन ईओक्यू में ज्यादा है। तो टोटल देखा तो ईओक्यू लेवल पे 4800 रेलेवेंट कॉस्ट है, जबकि अदर देन ईओक्यू पे ये 5440 है। तो ये तो श्योर था कि जब आप ईओक्यू के कंपैरिजन में अदर देन ईओक्यू पे जाओगे कॉस्ट एक्स्ट्रा तो आएगी। कितनी आएगी सर, 640 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी। 640 विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इस तरीके से आप रेलेवेंट कॉस्ट की हेल्प से
एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट करके दे सकते हो कि सर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ईओक्यू का कॉन्सेप्ट फॉलो ना करे तो उस सिचुएशन में उनको कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर ये जो रेलिवेंट कॉस्ट है इसके अंदर मटेरियल खरीदने से रिलेटेड कॉस्ट तो आपने कवर कर ली, सर ऑर्डर प्लेस किया वो कॉस्ट आ गई, कैरी किया वो कॉस्ट आ गई, लेकिन मटेरियल खरीदने के लिए जो सप्लायर को परचेज कॉस्ट पे करी थी वो आपने इसमें कंसीडर नहीं करी। अगर आप इन दोनों कॉस्ट के अंदर जो मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर को पे किया था परचेज कॉस्ट के नाम से वो भी ऐड कर लोगे तो दैट इज नॉन एज टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो सर सिंपल टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेना है, कैरिंग कॉस्ट लेना है, मतलब ये दोनों कॉस्ट तो लेनी है, बस इसमें ऐड कर लो पूरे साल में जो आप मटेरियल खरीद रहे हो उसकी परचेज कॉस्ट। सिंपल है सर, एनुअल रिक्वायरमेंट जो है, एनुअल जो आपने परचेज किया उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लोगे, पूरे साल की परचेज कॉस्ट आ जाएगी। तीनों को ऐड करोगे तो दैट इज नॉन एज टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। सर एक क्वेश्चन में मैं आपको टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कैसे अप्लाई करना है आपको। एक एग्जांपल है मेरे पास, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड ए है 2400 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ है 4 रुपए, एक यूनिट का प्राइस 2 रुपए 40 पैसा रहेगा। सर स्टोरेज कॉस्ट है 2% पर एनम और इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सर कैरिंग कॉस्ट जो है उसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। सर इसके अंदर दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है, स्टोरेज भी कवर्ड हो जाता है, इंटरेस्ट भी, इसका मतलब दोनों ही कैरिंग कॉस्ट के पार्ट है। तो अगर आपकी 2% होल्डिंग कॉस्ट है और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सर ये 12% आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। 12% किसका? कॉस्ट पर यूनिट का। तो सर 2 रुपए 40 पैसे का 12%, तो 2.4 का 12% ये आ जाएगा 0.288 पर यूनिट। लीड टाइम ऐसे ही फालतू आपके पास डेटा गिवन है हाफ मंथ का, तो एग्जाम में इस तरीके से फालतू डेटा भी गिवन हो सकता है, इग्नोर करके चलना। सर ईओक्यू निकालना है तो अंडर रूट में 2 इंटू ए आ जाएगा 2400 इंटू ओ आ जाएगा 4 रुपए डिवाइड बाय सी आ जाएगा 0.288 और आपका ईओक्यू आ जाएगा 258 यूनिट्स का। सर ईओक्यू आ गया 258 यूनिट्स। सेकंड रिक्वायरमेंट में आपको टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर लेते हो तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज इनटू ओ। सर ए है 2400, ऑर्डर साइज रहेगा 258 मल्टीप्लाई बाय ओ है 4 रुपए, इट विल बी 37। हमें पता है ईओक्यू के लेवल पे अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 37 है तो कैरिंग कॉस्ट भी 37 आएगी। फॉर्मूला यूज कर लो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज इनटू सी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर का साइज 258 इनटू सी आपका चलेगा 0.288, इट विल बी 37। अब आप टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हो तो सर अब आपको एनुअल परचेज कॉस्ट भी लेनी है। कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय ए, 2400 मल्टीप्लाई बाय 2.4, 5760। तो सर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी आपकी 5834, 5834। इसके बाद सर ये टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट की हम हेल्प लेते हैं कब? अगर हमें सिलेक्शन करना हो बिटवीन ईओक्यू एंड सप्लायर ऑफर। कई बार सप्लायर हमें लालच देता है, जैसे मैं अपना ईओक्यू निकाल के बैठा हूं 258 यूनिट, सप्लायर कहता है क्या छोटे छोटे ऑर्डर दे रहे हो, थोड़ा बड़ा ऑर्डर दो, 500 यूनिट के ऑर्डर दो, तो आपसे मैं जो प्राइस चार्ज कर रहा हूं 2 रुपए 40 पैसा, इसमें दे दूंगा डिस्काउंट। तो सर जब भी हमारे सामने सप्लायर कुछ डिस्काउंट ऑफर रख देता है तो हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि मैं ईओक्यू वाले ऑर्डर साइज पे ही रहूं या फिर सप्लायर जो मेरे को डिस्काउंट ऑफर दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सर इस डिसीजन को लेने के लिए आपको सबसे पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा, देन आपको ये जो स्टेटमेंट ऑफ टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आपने बनाया है यही बनाना है, बट सिंगल कॉलम में बात नहीं बनेगी। अब आपको ये कंपैरेटिव फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक तो ईओक्यू के लेवल पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है वो चेक करना पड़ेगा, साथ में जो सप्लायर ने आपके सामने एक लालच का ऑफर रखा है उस पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी वो देखना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है,
जिस लेवल पे मुझे कॉस्ट कम दिखाई देगी दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। तो द ऑप्शन विद लोअर टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट शुड बी सिलेक्टेड। जहां पे मेरे को टोटल कॉस्ट कम दिखाई देगी मैं उस ऑप्शन को अडॉप्ट करके चलूंगा। सर इस पे भी एक डिस्काउंट का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल देखना। A company manufactures a special product which requires a component alpha. Sir, component material का नाम है alpha. The following particulars are collected for the year 2010. Annual demand alpha की 8000 यूनिट, that is A. Cost of placing an order 200 रुपए पर ऑर्डर O. कॉस्ट एक यूनिट अल्फा की 400 है और कैरिंग कॉस्ट आएगी 20%, तो सर सी आ जाएगा आपका। 400 रुपए कॉस्ट पर यूनिट है, इसका 20%, 80 रुपए आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी फिलहाल के लिए। तो अब क्या हुआ, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए क्वांटिटी डिस्काउंट। सप्लायर ने आपको एक क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर किया, कितना, 4%। 4% डिस्काउंट का मतलब है आपकी जो पहले कॉस्ट 400 रुपए होगी वो इस डिस्काउंट ऑफर में मैं बात करूं तो सर 400 में से 4% माइनस करके 384 हो जाएगी। और जैसे ही आपकी कॉस्ट पर यूनिट 384 हो जाएगी वैसे ही आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 400 का 20% नहीं रह जाएगी अब, क्योंकि जब आपकी कॉस्ट 384 हो गई तो अब इसी का तो 20% आपकी कैरिंग कॉस्ट भी आएगी, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी यहां पे 76.8 हो जाएगी। कब डिस्काउंट मिलेगा तो। लेकिन कंडीशन क्या है सर, ये 4% का डिस्काउंट तब मिलेगा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट एट ए टाइम। सप्लायर ने आपके सामने एक लालच रखा, बोला 4000 यूनिट का ऑर्डर देते हो एक बारी में तो मैं आपको 4% का डिस्काउंट दे दूंगा। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो कॉस्ट पर यूनिट 400 की बजाय 384 हो गई और जैसे ही कॉस्ट पर यूनिट कम हुई वैसे ही आपकी ऑटोमेटिकली कैरिंग कॉस्ट भी कम हो गई। क्वेश्चन की डिमांड, सबसे पहले तो आपको ईओक्यू निकालना है, तो अंडर रूट में 2 इंटू ए है 8000 इंटू ओ 200 डिवाइडेड बाई सी चलेगा आपका फिलहाल के लिए 80, तो सर ये आ जाएगा 200 यूनिट। मतलब आप चाहते हो 200 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करना, लेकिन सप्लायर कहता है 4000 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करो ना, मैं आपको 4% डिस्काउंट दे देता हूं। तो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड है, एडवाइस दो वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। क्या हमें ये जो क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर है ये एक्सेप्ट करना चाहिए? सर इसके लिए आपको टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिसीजन दे पाओ। तो आपको बनाना पड़ेगा टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का स्टेटमेंट। एक साइड में चलेगा ईओक्यू दैट इज 200 का ऑर्डर साइज और दूसरी साइड में चलेगा सप्लायर के ऑफर का ऑर्डर साइज दैट इज 4000। सबसे पहले आप टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हो, फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज इनटू ओ। सर ए है आपका 8000 डिवाइड बाई ऑर्डर साइज पहले कॉलम में 200 इंटू ओ है आपका 200, तो 8000 रुपए की कॉस्ट आएगी। अगर आप ऑर्डर के साइज को बड़ा करते हो तो सर 8000 यूनिट मेरे को पूरे साल में खरीदनी है, अगर 4000 का ऑर्डर साइज होगा तो 2 ही ऑर्डर रखने पड़ेंगे, तो 200 रुपए के हिसाब से केवल 400 की कॉस्ट आएगी। नो डाउट ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो गई, बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, तो टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ऑर्डर साइज इनटू सी। 1/2 मल्टीप्लाई ऑर्डर साइज पहले कॉलम में 200 मल्टीप्लाई बाय सी जो चलेगा वो 400 का 20% 80 रुपए, अकॉर्डिंगली ये तो उतनी ही आएगी जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही थी दैट इज 8000। सप्लायर के ऑफर की बात करें तो 1/2 मल्टीप्लाई ऑर्डर साइज हो जाएगा 4000 इंटू, ध्यान देना यहां पे सर अब 400 का 20% नहीं अब 384 का 20% अप्लाई होगा, दैट विल बी 76.8। तो ये मैंने जानबूझ के अलग कलर में लिखा है कि यहां पे आप गलती ना कर दो, तो ये आएगा 153,600। ध्यान देना कितना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ गई। सर ऐड करेंगे परचेज कॉस्ट, 8000 यूनिट खरीदनी है, अगर ईओक्यू पे ही रहोगे तो 8000 यूनिट आपको 400 रुपए के हिसाब से मिलेगी, लेकिन सप्लायर के ऑफर में आपको ये 8000 यूनिट 384 पे मिल जाएगी, तो 8000 इंटू 384 30,72,000, इधर 32 लाख टोटल किया। सर ईओक्यू के केस में पूरे साल में कॉस्टिंग आएगी 32,16,000 की, जबकि सप्लायर के ऑफर में ये 32,26,000 की कॉस्ट है। तो आप देख सकते हो कि सप्लायर के ऑफर में आपकी कॉस्ट बढ़ गई, तो हमें ईओक्यू ही सिलेक्ट करना है। ये मैंने कॉस्ट पर यूनिट यहां पे कैलकुलेट करके दिखाई है 384, ये कहां से आया? तो सर आप इसमें सिंपल कह सकते हो कि ईओक्यू में हमारी कॉस्ट कम है तो हमें ईओक्यू पे ही रहना है,
अकॉर्डिंगली हमें क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। हम यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी डिस्काउंट ऑफर होता है आपके सामने तो आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। ये जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है इसमें एक वैरायटी और बनती है क्वेश्चन की, वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। कई बार क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमसे पूछता है। जैसे ये जो क्वेश्चन था इसमें तो क्वेश्चन ये डिस्काउंट का परसेंटेज आपको बता दिया था 4%। कई बार क्वेश्चन हमसे ये डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए बोलता है। तो सर क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनती है देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो इसी पे। A company manufactures a product from a raw material which is purchased at ₹80 per kg। सर सबसे पहले तो मटेरियल का रेट पता चल गया 80 रुपए पर केजी। Every order incurs a handling charge of ₹370 plus a freight charge of ₹380। सर 370 रुपए हैंडलिंग चार्ज और 380 रुपए फ्रेट चार्ज लगेगा हर ऑर्डर पे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा आपका 370 प्लस 380 750 रुपए पर ऑर्डर। सिमिलरली द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 0.25 पर केजी पर मंथ टू स्टोर ए यूनिट इन इन्वेंट्री। सर स्टोर में इन्वेंट्री को रखने की 25 पैसा पर केजी की आपकी कॉस्ट है, लेकिन ये पर मंथ है तो इसको पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया 3 रुपए। लेकिन इसके अलावा इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होता है क्योंकि स्टॉक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। उसके लिए आप 12 रुपए पर केजी पर एनम इंटरेस्ट पे करते हो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पे कुछ पे करना मतलब इंटरेस्ट पे करना। इंटरेस्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। तो सर ये 12 रुपए पर केजी जो है ये भी यहां पे आ जाएगा पर एनम, तो ये है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी 15 रुपए की। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट। सर ये तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। सर 1 केजी रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट बन जाती है और मुझे 1 लाख यूनिट बनानी है। तो अगर आपको 1 लाख यूनिट बनानी है और 2.5 यूनिट बन जाती है 1 केजी से, तो सर 40,000 केजी रॉ मटेरियल से आपकी 1 लाख यूनिट बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है आपको ईओक्यू निकालना है अंडर रूट में 2 इंटू ए 40,000 इंटू ओ 750 डिवाइडेड बाई सी 15। सर ये आ जाएगा 2000 केजी। 2000 केजी यहां पे मैंने दिखाया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 370 प्लस 380 750। सिमिलरली कैरिंग कॉस्ट 25 पैसा इंटू 12 प्लस 12 15 और एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख डिवाइड बाई 2.5 जो मैंने पीछे भी आपको करके दिखाई। सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहते हैं हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस। सर फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज। सर ए है 40,000, ऑर्डर साइज है 2000, तो 20 ऑर्डर आपको प्लेस करने पड़ेंगे। 20 ऑर्डर अगर आप प्लेस करोगे पूरे साल में, जिसमें क्वेश्चन चाहता है 360 दिन हम मान के चलें, तो 360 डिवाइड बाई 20। सर हर 18 दिन से आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। हर 18 दिन से आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 360 डिवाइड बाई 20। सर 18 दिन से आपको ऑर्डर प्लेस करना है। सर यहां तक तो ठीक है। थर्ड पॉइंट देखना, इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। कहते हैं कंपनी अब चाहती है क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करना। सर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करोगे तो 40,000 केजी अगर आपको पूरे साल में खरीदनी है, 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करना है मतलब 4 ऑर्डर प्लेस करोगे, तो इसका मतलब आप चाहते हो 10-10 हजार केजी का ऑर्डर प्लेस करना। ठीक है, आप चाहते हो 10-10 हजार केजी का ऑर्डर प्लेस करना और ये जो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर है ये रैशनलाइज होना चाहिए। सर रैशनलाइज का मतलब होता है जो मेरी ईओक्यू लेवल पे कॉस्ट आ रही है वही सेम कॉस्ट मेरी इस लेवल पे भी आनी चाहिए। रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जो आपकी कॉस्ट ईओक्यू के लेवल पे आ रही है टोटल कॉस्ट, वही सेम कॉस्ट आपकी
जो आपका प्रपोजल है उस लेवल पे भी आनी चाहिए। तो क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। तो हमें निकाल के बताना है कितना परसेंट डिस्काउंट मांगू मैं सप्लायर से ताकि रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर हो जाए। सर इसके लिए आपको बनाना तो वही स्टेटमेंट ऑफ टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है 3 कॉलम में। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लोगे, फिर ईओक्यू का साइज दैट इज 2000 चलेगा, और सप्लायर का ऑफर या फिर अदर देन ईओक्यू में आप 10,000 केजी का ऑर्डर रख सकते हो। सबसे पहले वही टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, ए अपॉन में ऑर्डर साइज इंटू ओ। सर ए है 40,000, ऑर्डर साइज फिलहाल 2000 इंटू ओ है आपका 750, 15,000 आ जाएगा। यहां पे 40,000 खरीदोगे 4 ऑर्डर में, 10,000 केजी का ऑर्डर, 4 ऑर्डर 750 के हिसाब से 3,000 की कॉस्ट आएगी। टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई ऑर्डर साइज इंटू सी, तो 1/2 इंटू ऑर्डर साइज 2000, सी आपका 15 रुपए। 15 रुपए सर फिक्स है, 15 रुपए फिक्स है, ये कोई परसेंटेज वगैरह पे बेस नहीं है, ये 15 रुपए ही चलेगा। तो ये 15,000 ही आएगा क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट 15,000 थी। सप्लायर के ऑफर की बात करें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज अब 10,000 हो गया, इंटू सी आपका 15 रुपए फिक्स चलेगा, 75,000 रुपए। अब ध्यान देना, जब एनुअल परचेज कॉस्ट के लिए जाओगे, सर 40,000 यूनिट खरीदूंगा, नॉर्मली अगर खरीदता हूं तो 80 रुपए पर केजी की कॉस्ट है, तो सर 80 रुपए अप्लाई कर दिया, 32 लाख। यहां पे भी 40,000 यूनिट तो खरीदूंगा, बट मुझे तो डिस्काउंट मांगना है सप्लायर से, और मुझे फिलहाल पता नहीं है कितना डिस्काउंट, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट तो क्वेश्चन ने पूछा है, तो ये आप एक्स ले लो, दैट विल बी 40,000 एक्स। टोटल आप ईओक्यू के कॉलम का कर सकते हो जो 32,30,000 आएगा। इस कॉलम का टोटल करोगे तो 40,000 एक्स प्लस 78,000 है। सर दोनों को इक्वलिटी में रख दो और एक्स निकाल लो, जो कि आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 78.8 पर केजी। इसका मतलब ये है सर, अगर मुझे सप्लायर 78.8 पर केजी में मटेरियल दे दे तो मेरी जो कॉस्ट है इतनी ही रह जाएगी जितनी पहले थी, और मैं ऑर्डर भी 10-10 हजार केजी के प्लेस कर पाऊंगा। अब क्वेश्चन जानना चाहता है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बताओ, तो सर 80 रुपए पे मैं अगर चाहता हूं 1 रुपए 20 पैसे का डिस्काउंट, क्योंकि 78.8 प्राइस चाहने का मतलब है 1 रुपए 20 पैसे का मैं डिस्काउंट चाहता हूं, तो सर 1 रुपए 20 पैसा 80 का 1.5% होता है। तो इसका मतलब अगर मैं सप्लायर से 1.5% मतलब 1.5% का डिस्काउंट नेगोशिएट कर लेता हूं, तो दैट विल बी रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप करके जाना। रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ईओक्यू पे आप टोटल कॉस्ट निकाल लो और उसको सप्लायर का जो ऑफर है या अदर देन ईओक्यू है उसकी इक्वलिटी में रख के सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है प्राइस ब्रेक मॉडल। सर प्राइस ब्रेक मॉडल में सिचुएशन क्या होती है कि जब मैं सप्लायर के पास जाता हूं कि भाई मुझे इस तरीके का रॉ मटेरियल खरीदना है, तो सप्लायर मेरे सामने एक प्राइस लिस्ट थमा देता है, कहता है अगर आपका ऑर्डर साइज से एग्जांपल लेस देन 50 यूनिट रहा तो मैं 100 रुपए प्राइस चार्ज करूंगा। अगर आपका ऑर्डर साइज थोड़ा बड़ा 50 यूनिट्स और मोर रहा बट लेस देन 100 रहा, मतलब 50 से 99 के बीच में रहा, तो मैं 95 रुपीज प्राइस लूंगा। अगर आप ऑर्डर साइज थोड़ा और बढ़ाओगे 100 यूनिट या उससे ज्यादा बट लेस देन 200 मतलब 100 से 199 रखोगे तो फिर 90 रुपी प्राइस कर दूंगा, और अगर 200 यूनिट या उससे ज्यादा का ऑर्डर साइज रहा तो 85 कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं सप्लायर आपको ये डिस्काउंट ही तो बोल रहा है हर एक ऑर्डर साइज पे। तो सर बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना होता है कि ऑर्डर साइज जो अपने को बताए जाते हैं कुछ इस तरीके से बताए जाते हैं। अब लेस देन 50, सर लेस देन 50 में मैं 1 से लेकर 49 तक कोई भी क्वांटिटी ले सकता हूं। तो यहां पे प्राइस ब्रेक मॉडल में आपको एक रूल फॉलो करना है। इन प्राइस ब्रेक मॉडल पहला जो ऑर्डर साइज है वी कैन कंसीडर एज पर आवर चॉइस, मतलब 1 से लेकर 49 आप कुछ भी ले लो, लेकिन ये जो आगे के ऑर्डर साइजेस हैं सर 50 से 99, 100 से 199, 200 और अबव, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती।
इसमें ऑथर का कहना है बट सब्सीक्वेंट ऑर्डर साइज जो है वो आपको मिनिमम क्वांटिटी लेना है, मतलब 50, 100, 200 लेना है। इसमें आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सिलेक्शन पर्पज अपने को क्या करना है, वही स्टेटमेंट बनाना है जो अभी बनाया। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, वही कंपैरेटिव फॉर्मेट में बन जाएगा। अगर 4 ऑर्डर साइजेस है तो सर 4 कॉलम में आप अपना टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल लो, और जिस लेवल पे आपकी कॉस्ट कम से कम आए दैट लेवल शुड बी सिलेक्टेड एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विद मिनिमम टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। कैसे अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सर एक एग्जांपल देखो, अंशुल लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। क्वांटिटी अगर लेस देन 50 रही तो 9600 का प्राइस होगा, 50 एंड लेस देन 100 रही तो 9360 का प्राइस होगा, 100 एंड लेस देन 200 रहा तो 9120 का प्राइस होगा, 200 एंड लेस देन 300 रहा तो 8880 का प्राइस होगा, 300 एंड अबव रहा तो 8640 का प्राइस होगा। द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 500 टन, ए पता चल गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 12,500, ओ पता चल गया। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट होगी 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर है ना, तो सर 25% अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9600 का 25%, यहाँ पे 9360 का 25%, यहाँ पे 9120 का 25%, यहाँ पे 8880 का 25% और यहाँ पे 8640 का 25% अप्लाई होगा। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही है, कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। सर ये जो लेवल आपके पास गिवन है इसमें से बेस्ट लेवल क्या होगा वो बताओ। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर साइज होंगे तो पर्टिकुलर्स को इंक्लूड करके 6 कॉलम में आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। पर्टिकुलर्स सर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहला ऑर्डर साइज आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, तो ये लेस देन 50 में मैंने यहाँ पे 40 ले लिया, लेकिन बाकी में अपनी चॉइस नहीं होती, मिनिमम लेना है तो मिनिमम 50, 100, 200 और 300 आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ऑर्डर साइज सिलेक्ट करने, बस इसके बाद क्या है, इसके बाद तो वैसे ही स्टेटमेंट बनाना है जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया। टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अपॉन में ऑर्डर साइज इनटू ओ। सर ए है आपका 500 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, यहाँ पे 40 होगा, सेकंड में 50 हो जाएगा, थर्ड में 100, फोर्थ में 200, फिफ्थ में 300, मल्टीप्लाई बाय ओ करोगे तो ओ है 12500। ये आपको आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। सिमिलरली कैरिंग कॉस्ट के लिए टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज इनटू सी। तो सर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो हर जगह 1/2 ही चलेगा। ऑर्डर साइज यहाँ पे 40 होगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300। इनटू बात करें तो सर आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 25%, तो पहले केस में 9600 का 25%, दूसरे केस में 9360 का 25%, थर्ड केस में 9120 का 25%, फोर्थ केस में 8880 का 25% और लास्ट केस में 8640 का 25%। कैलकुलेट करोगे आपको आपकी कैरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। प्लस परचेज कॉस्ट, सर परचेज क्वांटिटी तो 500 है ही, और परचेज प्राइस यहाँ पे 9600 है या 9360 है या 9120 है, यहाँ पे 8880 है, यहाँ पे 8640 है। बस तीनों का टोटल करोगे आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। और आप देख सकते हो सबसे कम कॉस्ट आपकी लास्ट वाले कॉलम में आ रही है, तो दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। मतलब 300 टन या उससे ज्यादा का ऑर्डर अपने को प्लेस करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास डेटा गिवन है। तो सर प्राइस ब्रेक मॉडल में भी ज्यादा कुछ नहीं सोचने की जरूरत, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बना देना, जितने भी ऑर्डर साइज बनते हैं उसके हिसाब से आप अपना कॉस्ट स्टेटमेंट बना दो, और जिस लेवल पे सबसे कम कॉस्ट आएगी दैट शुड बी सिलेक्टेड। इन क्वेश्चन में इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट पूछ ली जाती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कहते हैं यो क्यों निकाल के बताओ। मान लो कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, मतलब ये सारे भूल जाओ प्राइसेस, और प्राइस पर टन फ्लैट मान के चलो 10,500, तो सर ठीक है, अंडर रूट में 2 इंटू ए आ जाएगा 500 इंटू ओ आ जाएगा 12,500 डिवाइड बाय सी में 10,500 का 25% आ जाएगा। 69 टन विल बी योर फाइनल आंसर। तो सर इस तरीके से प्राइस ब्रेक मॉडल के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 7-8 मार्क्स के आसपास आराम से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है जिसपे एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आल्सो नोन एज मटेरियल टर्नओवर रेशियो। सर इन्वेंट्री टर्नओवर ये बताता है कि आपके पास जो एवरेज स्टॉक पड़ा हुआ है वो पूरे साल में कितनी बार चेंज हो जाएगा, कितनी बार आप उसको यूज कर लोगे।
तो इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज इन्वेंट्री इन स्टॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये जो इन्वेंट्री है ये फिनिश्ड गुड्स नहीं, ये मटेरियल होता है, मटेरियल को कंज्यूम किया जाता है, जिसकी वजह से यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। और ये जो भी आंसर आएगा ये नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा। हम सब कॉस्टिंग पढ़ने वालों को पता है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालते हैं हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है, कई बार क्या कंपैरिजन करवाया जाता है दो तरीके के मटेरियल देकर कि सर बताओ इसमें से कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है। तो जिस मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है उसको बोला जाता है एफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक का मतलब फास्ट मूविंग मटेरियल, जिसको एफ से इंडिकेट कर देते हैं। सिमिलरली अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिस मटेरियल का कम होता है उसको बोला जाता है इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक, जिसको स्लो मूविंग मटेरियल भी बोल दिया जाता है। और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 आएगा, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम 0 होगा तो सर 0 ही आएगा, तो इसका मतलब आप मटेरियल का स्टॉक का यूज ही नहीं कर रहे, तो उसको बोला जाता है एन मतलब नॉन मूविंग मटेरियल। सर एफ का मतलब है फास्ट मूविंग, एस का मतलब है स्लो मूविंग, और एन का मतलब होता है नॉन मूविंग मटेरियल। इसी तरीके से जैसे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो, सिमिलरली आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा एक मटेरियल है जो पूरे साल में 4 बारी मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, 4 बारी करने का मतलब सर 3-3 महीने से, इसका मतलब मेरा जो एवरेज स्टॉक है वो 3 महीने तक मेरे पास स्टॉक में रहेगा, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आप मटेरियल को अपने पास स्टोर में होल्ड करते हो। तो इट इंडिकेट्स हाउ मच टाइम द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड इन स्टॉक बिफोर इट इज इश्यूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और सर इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पीरियड्स इन ये डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर दोगे, आपको आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पता चल जाएगा। अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम है, मतलब अगर मटेरियल को आपने कम टाइम के लिए स्टॉक में रखना पड़ता है, इसका मतलब सर वो एफिशिएंट यूज कर रहे हो आप, वो फास्ट मूविंग है। अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ज्यादा है, मतलब मटेरियल स्टॉक में ज्यादा दिन पड़ा रहता है, सर इसका मतलब उसका कम यूज हो रहा है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक है, उसको स्लो मूविंग बोल दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इंफिनिट है, सर इंफिनिट अपने आप ही आएगा, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 रखोगे तो आंसर विल बी इंफिनिट, इसका मतलब उस मटेरियल का आप यूज कर नहीं रहे, दैट इज नॉन मूविंग मटेरियल है वो। तो इस तरीके से आपको यहां पे इन्वेंट्री मटेरियल और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का भी एप्लीकेशन करवाया जा सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स एसकेयू एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सर दो मटेरियल का डेटा है, मटेरियल एम और एन, दोनों का ओपनिंग स्टॉक बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया और परचेज बता दी। क्वेश्चन की डिमांड है सबसे पहले टर्नओवर रेशियो निकालो। सर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम की जरूरत पड़ेगी, ओपनिंग 6 लाख प्लस 950 माइनस 450, सर इट विल कम 11 लाख। सिमिलरली एन के अंदर ओपनिंग 10 लाख प्लस 1840 माइनस 7,25,000, इट विल बी 2115। न्यूमरेटर आपको पता चल जाएंगे। एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सर पहले में आ जाएगा 5,25,000 और दूसरे का आ जाएगा आपका 10 और 7 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, इट विल बी 862,500। तो ये आपको आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन की पहली डिमांड है। सेकंड में क्वेश्चन जानना चाहते हैं विच ऑफ द टू मटेरियल इज फास्ट मूविंग। सर दोनों में से कौन सा फास्ट मूविंग है, 360 दिन एक साल में मानते हुए कैलकुलेशन कर दो। तो सर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल दो, नंबर ऑफ पीरियड्स इन ईयर 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.1 और 2.45, इट विल बी 171 और 147। सर होल्डिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, तो एन का होल्डिंग पीरियड कम है तो एन विल बी फास्ट मूविंग मटेरियल। बिल्कुल सिंपल और छोटा सा आंसर, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आप अपने एग्जाम में 4-5 नंबर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सर इसके बाद लास्ट जो टॉपिक आता है मटेरियल चैप्टर का, वो आता है मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, वो कैलकुलेट करते वक्त क्या चीजें उसमें ऐड की जाती है और क्या चीजें नहीं कंसीडर की जाती। तो सबसे पहले आता है जीएसटी। सर आप लोग टैक्स भी पढ़ते हो, जीएसटी भी पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, बट सुना तो होता ही आपने, सर जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां पे जीएसटी का क्रेडिट अलाउ नहीं होता। सिंपल कहूं, क्रेडिट मिल जाता है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट होता है। तो जीएसटी विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट अगर आपको क्रेडिट अलाउड नहीं है तो। लेकिन इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी हमें मिल जाएगा, देन इट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो देख लेना क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है भाई क्रेडिट मिल जाएगा तो कॉस्ट का पार्ट मत बनाना, अगर लिखा हुआ है नहीं मिलेगा या कुछ नहीं लिखा हुआ तो कॉस्ट का पार्ट बना देना। अब कई बार क्या होता है, हमारा बिल आता है ए बी, ए की कॉस्ट लिखी हुई है 1000 रुपए, बी की कॉस्ट लिखी हुई है 2000, उसमें जीएसटी लिख दिया सीधा सीधा से एग्जांपल 300 रुपए का। तो सर ये जीएसटी की एक अमाउंट लिख दी जबकि इन दोनों पे जीएसटी लगा है, तो हमें इस जीएसटी की अमाउंट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जीएसटी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े बिटवीन मटेरियल, तो इन द रेशियो ऑफ देयर परचेज कॉस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब 1:2 का ये जो प्रोपोर्शन है इसमें इस 300 रुपए को बांट दो। दूसरा पॉइंट, सर फ्रेट इनवार्ड, हम सबको पता है जब हम कॉस्ट शीट वगैरह पढ़ते हैं तब भी हमें पता है कि फ्रेट इनवार्ड जो है वो मटेरियल से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो फ्रेट इनवार्ड हमेशा मटेरियल की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। तो सर इट इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज एज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ऐड तो करना है। अब अगेन कई बार क्या होता है, जैसे मैं मान लो 10 किलो रॉ मटेरियल खरीद के लाया ए, बी खरीद के लाया 50 किलो, और एक ट्रक में दोनों माल एक साथ आ गया और फ्रेट का जो खर्चा है वो एक साथ ही मुझे लगा दिया गया, से एग्जांपल 600 रुपए। तो सर ये 600 रुपए ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो कहते हैं फ्रेट की अगर कॉस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है बिटवीन मटेरियल, तो इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 10 किलो 50 किलो 1:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर पैकिंग कॉस्ट, बिल्कुल पैकिंग कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट होता है। कस्टम ड्यूटी, अगर बाहर से आपने कोई मटेरियल इंपोर्ट किया है सर, तो कस्टम ड्यूटी जो आप पे करते हो वो भी परचेज कॉस्ट का पार्ट होता है। पेनल्टी की मैं बात करूं तो पूरे कॉस्टिंग में पेनल्टी जो है वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, तो पेनल्टी कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, पेनल्टी हमेशा आपका लॉस होता है। इट शुड ऑलवेज बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। तो सर पेनल्टी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, पेनल्टी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, सर अगर हमें गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल जाती है तो इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो सब्सिडी शुड बी डिडक्टेड। तो एनी सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज कॉस्ट में से माइनस कर देना। इंश्योरेंस चार्जेस, सर इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ कोर्स कॉस्ट का पार्ट होते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस आर पेड फॉर प्रोटेक्टिंग गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, जब माल ट्रांजिट से आ रहा होता है तो ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया जाता है, और इट इज ऑफ कोर्स एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज, मटेरियल की कॉस्ट में इसको ऐड कर लिया जाता है। सर ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट अपने को मिलता है क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से, जब आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस कर देना चाहिए अगर पहले से लेस नहीं है तो दिस इज द डिस्काउंट अलाउड टू बल्क परचेजर, जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तब ये डिस्काउंट मिलता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट इफ इट इज नॉट शोन एज डिडक्शन इन इनवॉइस, अगर इनवॉइस में माइनस करके दिखाए तो कुछ मत करो, लेकिन अगर इनवॉइस पूरे अमाउंट का है, डिस्काउंट आपको मिला है, तो वो आप अलग से माइनस करके दिखा लेना। सर कैश डिस्काउंट जो होता है वो मिलता है ड्यू टू अर्ली पेमेंट, जिसको हम पास ऑन नहीं करते हैं कस्टमर को, तो कैश डिस्काउंट जो है उसका आपने कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर की बात करें तो सर कंटेनर जिनमें माल आता है, दो सिचुएशन हो सकती है, वो कंटेनर हो सकता है नॉन रिटर्नेबल हो, नॉन रिटर्नेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, और अगर रिटर्नेबल है तो आप जब वापस करोगे आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तो सर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो जीएसटी क्रेडिट मिल जाए तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, नहीं मिले तो कॉस्ट का पार्ट बना लेना, और जीएसटी को अमाउंट ऑफ परचेज की वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रेट कॉस्ट का पार्ट होगा, क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पैकिंग कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट होगा, कस्टम ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट होगा, पेनल्टी कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा।
सब्सिडी माइनस करना है, इंश्योरेंस चार्जेस कॉस्ट का पार्ट होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कैश डिस्काउंट कुछ नहीं करना, कंटेनर अगर रिटर्नेबल है तो कुछ नहीं करना, नॉन रिटर्नेबल है तो कॉस्ट का पार्ट होगा। सर इस पे भी एक क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए किस तरीके का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो आ सकता है। एक एग्जांपल देख लो, एक क्वेश्चन देख लो। एक कंसाइनमेंट कंसिस्टेड ऑफ टू केमिकल ए और बी। एक कंसाइनमेंट में दो तरीके के केमिकल खरीद के लाए आप ए और बी, एंड द इनवॉइस गिव द फॉलोइंग डेटा। इनवॉइस में लिखा है केमिकल ए 4 टन है। 4 टन की अगर मैं बात करूं सर, 1 टन में 1000 केजी होता है, तो 4 टन में 4000 केजी, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 20,000 रुपए लिखे। सिमिलरली केमिकल बी 2 टन मतलब 2000 केजी एट द रेट ऑफ ₹2 4000 रुपए की कॉस्ट आ गई। जीएसटी लगाते वक्त 1200 एक साथ ही लगा दिया, रेट लगाते वक्त एक साथ ही 900 लिख दिया। इस तरीके से ये बिल बना के आपको पकड़ा दिया। कहते हैं शॉर्टेज ऑफ 2 क्विंटल। सर 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 2 क्विंटल मतलब 200 केजी। ए शॉर्टेज ऑफ 2 क्विंटल इन ए। सर ए में 2 क्विंटल मतलब 200 केजी का शॉर्टेज देखा गया, एंड 1 क्विंटल इन बी मतलब बी में 100 केजी का शॉर्टेज पाया गया, एंड इट वॉज कंसिडर्ड नॉर्मल। और ये नॉर्मल है शॉर्टेज होना, क्योंकि केमिकल नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और लिक्विड फॉर्म का माल जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाओगे ड्यूरिंग द ट्रांजिट कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट रेट पर केजी। क्वेश्चन आपसे रेट पर केजी जानना चाहता है। वुड यू अडॉप्ट फॉर प्राइसिंग इश्यू अज्यूमिंग प्रोविजन ऑफ 20% टुवर्ड्स फर्दर डिटेरियोरेशन। और आप 20% का प्रोविजन और भी बना के चल रहे हो कि अभी माल जो है पड़ा पड़ा 20% और भी डिटेरियोरेट हो जाएगा। तो सर इसके लिए सिंपल आप 3 कॉलम में कैलकुलेशन दिखा सकते हो। पर्टिकुलर्स मटेरियल ए और मटेरियल बी। सर मटेरियल खरीदा आपने 20,000 और 4,000 में, तो परचेज कॉस्ट आ जाएगी 20,000 और 4,000। देन ये जो जीएसटी आपने पे किया है 1200, इसको हम वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 20,000 और 4,000 मतलब 5:1 के प्रोपोर्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,000 और 200 रुपए आ जाएगा। इसके बाद जो फ्रेट है वो कॉस्ट का पार्ट तो होती ही है। जीएसटी मैंने इसलिए कॉस्ट का पार्ट लिया है क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं कि आईटीसी हमें मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको कॉस्ट का पार्ट मान रहे हैं। फ्रेट 900 रुपए कॉस्ट का पार्ट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वांटिटी में, तो 2:1 के प्रोपोर्शन में आप इसको बांट सकते हो, 600 और 300 रुपए आ जाएगा। तो सर कॉस्ट आ जाएगी 21,600 और 4500। अगर आपको रेट पर केजी निकालना है तो इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ केजी करना पड़ेगा। तो सर नंबर ऑफ केजी निकाल लो। 4000 केजी खरीदा था, जिसमें से 200 केजी का तो एक नुकसान हो गया, 3800 केजी बचा, और 20% और नुकसान हो जाएगा, उसका प्रोविजन क्रिएट करना है, तो 20% और माइनस कर दो, 3040 केजी। तो मटेरियल ए का रेट आ गया 7.11। सिमिलरली बी आपने 2000 केजी तो खरीदा ही था, उसमें से 100 केजी यहां नुकसान हो गया, तो 1900 बचा, और उस 1900 में से 20% और डिटेरियोरेट हो जाएगा, 1520 केजी की कॉस्ट है 4500, तो सर ये आ जाएगा 2.96। अजम्पशन मैंने लिख दी है कि क्रेडिट इज नॉट अलाउड ऑफ जीएसटी। तो सर इस तरीके से आप परचेज कॉस्ट मटेरियल रेट पर केजी निकाल सकते हो, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर मटेरियल कॉस्टिंग रिवीजन। सर मटेरियल कॉस्टिंग के रिवीजन में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5 तरीके के स्टॉक लेवल: रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। इसके बाद ईओक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, दोनों का एडिशन, रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट में ऐड करोगे परचेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। सर टोटल कॉस्ट की हेल्प लेनी है आपको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। रेलिवेंट कॉस्ट की आपको हेल्प लेनी है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट करने के क्वेश्चन होते हैं उनमें। प्राइस ब्रेक मॉडल के क्वेश्चन भी आपके टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट की हेल्प से ही सॉल्व हो जाएंगे। और फाइनली आपको ये मटेरियल रेट पर केजी कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखो कितना अच्छा रिवीजन लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे नहीं लगता आप कह सकते हो सर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा, मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने, अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं सर 1.5 घंटे के आसपास का ये पूरा लेक्चर होगा, जिसमें आपके सामने सारे के सारे मटेरियल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट आ गए, इंक्लूडिंग 1 क्वेश्चन ऑन ईच कॉन्सेप्ट। तो सर मेरे अकॉर्डिंगली तो देखो
बेस्ट रिवीजन लेक्चर मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी है। तो ऑफ कोर्स लाइक जरूर कर दीजिए इसको अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है केवल खुद बेनिफिट मत लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले जो रेलिवेंट वीडियोज होते हैं आपके लिए, वो कोई भी वीडियो आपके लिए स्किप ना हो। पीडीएफ का नोट्स चाहिए आपको, पीडीएफ नोट्स का ये चाहिए आपको जो मैंने आपको पीपीटीज दिखाई है यहाँ पे सर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर एक व्हाट्सएप कीजिए आप। मटेरियल कॉस्टिंग रिवीजन पीडीएफ हमें चाहिए, आपको रिवीजन का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हम टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट किया करते हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी हमारे डिस्काउंट ऑफर वगैरह होते हैं क्लासेस से रिलेटेड, वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी वहां से। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।